सर या सर आपने ना कल वो फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर था ना, हाँ। उसका पीडीएफ नहीं शेयर किया था, हम्म। क्वेश्चनरी का। हम्म। किया था ना शेयर। फॉरेन एक्सचेंज का नहीं किया था। दो भेजे थे कल। हाँ, ऑपरेटिंग सेगमेंट और वो एक और। दोनों ऑपरेटिंग सेगमेंट आ गए। नहीं, एक ऑपरेटिंग सेगमेंट था और एक इंटेंजिबल। नहीं, शायद इंटेंजिबल एसेट का नहीं भेजा था आपने। टेंजिबल एसेट के नहीं है। वेट अ मिनट। टेंजिबल एसेट के नहीं है क्वेश्चन। हाँ एक्चुअली हाँ, सेम ही है, जैसा टेंजिबल एसेट है इंटेंजिबल एसेट जैसा है, वैसा ही सेम टेंजिबल एसेट है इंटेंजिबल एसेट है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसलिए मैंने नहीं भेजे थे। ठीक है, विल फाउंड सम क्वेश्चंस देन विल मेट। चलिए लेट अस बिगिन द क्लास। और कोई डाउट है कल तक जो पढ़ाया उसमें? मॉर्निंग ऋषिका। यस। कल इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन शुरू किया था। ठीक है। ऐसा ट्रांजेक्शन जिस ट्रांजेक्शन की वजह से एक्वायरर के पास एक्वायरी का कंट्रोल आ जाता है, एक्वायरर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ एक्वायरी, तो उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन में ये जो कंट्रोल वर्ड लिखा है, इस कंट्रोल की क्या डेफिनेशन है, तो ये इंडेक्स 110 कंसोलिडेशन वो बताता है कि कंट्रोल क्या होता है। वो बताता है एक इन्वेस्टर कंट्रोल कर लेगा इन्वेस्टर को अगर वो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है। क्या क्या कंडीशन है? पावर ओवर द इन्वेस्टी, इन्वेस्टी के ऊपर पावर आ जानी चाहिए। पावर का मतलब क्या है? उसके ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डिसीजन वो लेने के लिए कैपेबल होना चाहिए। दूसरा, राइट टू रिसीव वेरिएबल रिटर्न, उसकी रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट जो किया उस पर जो रिटर्न आनी है वो वेरिएबल रिटर्न होनी चाहिए। अगर वो वेरिएबल रिटर्न है तो उसके पास कंट्रोल आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन है एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न, इन्वेस्टर्स की रिटर्न को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी भी उसके पास होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल हो रही है तो कंट्रोल आ जाएगा। फिर हमने देखा था फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मोर देन 50% शेयर परचेज कर लिए तो सिंपली कंट्रोल आ गया, ये माना जाएगा। और फिर हमने देखा था कि अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन की, तो उसके 6 पार्ट हमने पढ़े थे। उन 6 में से आज पहला पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? चलिए पार्ट 1 लिखिए। व्हेन टारगेट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। देखिए कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज होंगी, टारगेट कंपनी को टी कंपनी लिखा जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ जब बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? हमने देखा मोर देन 50% शेयर अगर आ रहे हैं, अगर 50% से ज्यादा शेयर या कोई भी शेयर टारगेट कंपनी में परचेज करने हैं तो कैसे मिलेंगे? जस्ट स्पीक आउट। इक्विटी शेयर परचेज करके। इक्विटी शेयर परचेज करना है, परचेज करना है मतलब हमें उसको क्या देना पड़ेगा? कैश। कैश। और एसेट भी दे सकता है। कंसिडरेशन। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई शिवानी। परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन और
मतलब परचेज कंसिडरेशन में जो कैश पे करेगा, एसेट्स या लायबिलिटी, जो हाँ, कुछ एसेट। भी हो सकता है, बेसिकली उसको कंसिडरेशन देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक आज का रहेगा कैलकुलेशन ऑफ कंसिडरेशन। इसमें सब टॉपिक बना लो। कैलकुलेशन ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या क्या, कैसे कैसे हो सकती है, क्या क्या हो सकती है कंसिडरेशन। सबसे पहला मोनिका ने बताया था कैश, तो इन द फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट। और और क्या क्या दिया जा सकता है इक्विटी शेयर परचेज करने के लिए। एसेट दिए जा सकते हैं, एसेट में प्लांट असेट की इन्वेस्टमेंट या इक्विटी शेयर खुद, अगर उसके कुछ कंपनी है तो। इन द फॉर्म ऑफ असेट, इक्विटी शेयर। और क्या होगा? और और क्या? बस। बस। और बाकी लोग, आप लोगों के दिमाग में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या दिया जा सकता है। रशिका, नंदिनी, खुश, सिद्धार्थ, विदित, वंशिका, मोनिका, दिव्या, चारुल, सबके नाम ले लिया आई थिंक। क्या क्या, और क्या क्या दिया जा सकता है। इक्विटी शेयर दिए तो प्रेफरेंस शेयर भी दिए जा सकते हैं। हाँ। हाँ सर, डिवेंचर भी आएगा फिर। डिवेंचर भी आएगा। और कंपनी कोई बॉन्ड और भी भी लिख लो। सिक्योरिटी इशू करती हो तो वो भी दी जा सकती है, जैसे स्टॉक। सर बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट, क्या, बॉन्ड। लोन। लोन दिया है तो इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। सर वो बॉन्ड बोल रही है शायद। बॉन्ड, यस, वो एनी अदर सिक्योरिटी में आ गया, लिख देता हूं, लाइक बॉन्ड। इन्वेस्टमेंट तो हम ही कर रहे हैं ऋषिका। और ऐसा भी हो सकता है ना कि ये बोल दिया जाए कि ये पैसे तो आज पकड़, और ये थोड़े पैसे 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए 1 साल बाद देंगे, ये भी हो सकता है। ये सर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट। इन द फॉर्म ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आज नहीं, आज की थोड़े टाइम बाद करेंगे। एक हो सकता है ना, ये बोल दिया जाए कि अगर 1 साल बाद मार्केट वैल्यू 65 रुपीज हुई तो 5 लाख रुपए और देंगे। कंटिजेंट कंटिजेंट। लायबिलिटी। इन द फॉर्म ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन, कंटिजेंट कंसिडरेशन भी दी जा सकती है कि इन केस मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो दे देंगे, नहीं बढ़ी तो नहीं देंगे।
अब बात क्या आई कि यहां तो आपने लिख दिया कि ये दे, हम लोग उसको कंसिडरेशन के रूप में ये चीजें दे सकते हैं, ठीक है, अग्री, दे दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ इसका वैल्यूएशन किस वैल्यू पर किया जाए, तो उसके लिए इंड एस ने स्पेसिफिक चीजें दी है। कैश तो कैश ही है, असेट जो आएगी वो भी आपकी फेयर वैल्यू पर आएगी। इक्विटी शेयर भी आपके फेयर वैल्यू पे आएंगे, प्रेफरेंस शेयर भी और डिवेंचर भी, अदर सिक्योरिटीज भी, सबका वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे होगा। डेफर्ड पेमेंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पे आएगी, और कंटिजेंट कंसिडरेशन जो है वो भी प्रेजेंट वैल्यू पर आएगी। क्या मतलब हुआ? आप जब कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करोगे, अगर लिखा हुआ हो कि एक असेट दी जिसकी बुक वैल्यू 2,33,000 रुपए, 2,33,000 रुपीज थी, और मार्केट वैल्यू उसकी जो है वो 6.5 लाख रुपए, 6,50,000, तो आप उसको यहां पर 6,50,000 पे लोगे, ना कि 2,33,000। क्लियर है? यस सर। और क्या क्या हो सकती है कंसिडरेशन का कोई पार्ट? ऑलमोस्ट यही चीजें होती है। एक लिख लो, और लिखना चाहो तो, इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ टी कंपनी लाइबिलिटी। अगर टी कंपनी की कोई लाइबिलिटी थी और उसको आपने पे आउट कर दिया, तो भी वो यहां पे आ जाएगी। मतलब मान लीजिए टी कंपनी को, एक्स कंपनी को 2 लाख रुपए देने थे, आपने डायरेक्टली दे दिए, वो भी उसके लिए कंसिडरेशन का पार्ट बनेगी। क्लियर है? कोई डाउट है कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में? नो सर। ये नॉर्मल एक्विजिशन मेथड है, ये मैक्सिमम यूजेबल ऑप्शन है। इसी से आपको निकालना है कंसिडरेशन का कैलकुलेशन, किस तरह से कंसिडरेशन कैलकुलेट होगी। लिख लिया सबने? यस सर। एक एग्जांपल लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ऑन 1 जनवरी 2022, on 1 January 2022, A Limited acquired all the assets and liabilities of X Limited, consideration paid as cash 8 lakhs, 50% of which is payable after 1 year. $80,000 equity share of FMV of ₹25. Asset of
rupees 1,20,000 which is recorded at 72766 in books. Interest rate may be taken at 10%. Calculate total amount of consideration. Cash 8 lakh, 50% of which is payable after 1 year. 80,000 equity share of FMV of rupees 25. Asset of 1,20,000 fair value which is recorded at books 72766 और इंटरेस्ट रेट 10% ली जा सकती है. कैलकुलेट द टोटल कंसिडरेशन. बताओ. सॉल्व द क्वेश्चन. Audible or not? बोलो. 29,20,000 कैसे कैलकुलेट किया? सर 8 lakh प्लस सॉरी 8 lakh प्लस 80,000 into 25 प्लस 1,20,000. इंटरेस्ट रेट का नहीं पता. ओके. और नहीं रशिका, गलत. और शिवानी. सर कर रही हूँ, एक सेकंड. नहीं रशिका, अभी भी गलत है. यस, इंटरेस्ट रेट डिस्काउंटिंग होगा. नंदिनी. चारुल. सिद्धार्थ नहीं बोल रहा आज. कल जो मैंने फंडा बताया था वो अपना लिया क्या? तो बैठ जाते हैं सर, फोन चालू पड़ा है. एक सेकंड सर, मैंने कहा. हाँ हाँ हाँ, आराम से कैलकुलेट करो. रशिका गलत है अभी भी. खुश, आपका कैश एकदम सही आया है.
बाकी भी कैलकुलेट करके जोड़ लो। खुश? सर 28,83,600। ओके, सही है। चलो लेट अस मूव अहेड। कैश 4 लाख, कैश डेफर्ड 4 लाख इंटू 0.909 एसेट एंड इक्विटी शेयर। सर कैसे पता चला कि अपन को इंटरेस्ट रेट करके लेना है? मतलब जैसे एक, मतलब जैसे कैश है वो आधा लास्ट में दिया, तो ऐसे इसमें बिल्कुल ऐसा तो ऐसे। कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ऐसे करना है। क्यों? देखो, कैश 8 लैक्स, आगे लिखा है 50% ऑफ विच इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर। हाँ 8 लाख हाँ रुपए टोटल कैश दिया, जिसमें से 50% 1 साल बाद देना है। मतलब आज तो 4 लाख ही दिए, और चार हाँ लाख कब दोगे? 1 साल बाद। तो उस चार हाँ लाख को आज की प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है ना। हाँ। कैसे लेके आओगे? ऐसे लेके आएंगे, 0.909 से मल्टीप्लाई करके, प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर यूज करके। एन्युटी करके। खुश? आपका जो राउंड ऑफ नहीं हुआ, इसका रीजन ये है कि आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया। कोशिश करो उसको 3 डिजिट में लेके आओ पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई करो। क्योंकि एग्जाम में जो आंसर दिए हुए होंगे वो डिस्काउंटिंग फैक्टर को 3 डिजिट करके दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसको राउंड ऑफ करके 3 डिजिट में, और उसके बाद में आंसर लिखो। आंसर विल बी राइट। ठीक है, वो जो 36 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है आपके और हमारे आंसर में, उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया था, जबकि उसकी जगह आपको उसको पहले 3 डिजिट में कन्वर्ट करना था और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करना था। क्लियर है सबको? लिख लिया? एक डाउट है यहाँ यस पे। सर। हाँ पूछो। सर अगर असेट की वैल्यू अगर अपन 72,766 रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स के अंदर, हाँ, तो अपन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड मतलब फेयर वैल्यू पे कंसिडरेशन कैलकुलेट कर ही क्यों रहे हैं ऐसे? समझ नहीं आया, वापस बोलो। सर बुक्स के अंदर जब अपन असेट ट्रांसफर कर रहे हैं टारगेट कंपनी को, तो उसकी हाँ, वैल्यू है 72,766। बिल्कुल। तो जब अपन कंसिडरेशन के लिए फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा बुक्स में? आएगा ना, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट बुक कर लेंगे, कर देंगे अच्छा, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट। ठीक है सर, फिर आ गया। लिख लिया सबने? चलो लिखो। अब ये जब कंसिडरेशन दिया ना, तो एक्स लिमिटेड कुछ नहीं था। तो एक्स लिमिटेड ने बोला, एक्स लिमिटेड रीच टू ए लिमिटेड एंड टोल्ड दैट इफ मार्केट प्राइस ऑफ योर शेयर्स इज डिक्रीज, अगर आपकी मार्केट प्राइस जो शेयर की है
डिक्रीज हो जाती है इन 2 मंथ्स, 2 महीनों में अगर आपकी शेयर की मार्केट प्राइस कम हो जाती है, देन यू हैव टू गिव मोर कैश, तो आपको मुझे और ज्यादा कैश देने पड़ेंगे। ठीक है। वैल्यूर ऑफ ए लिमिटेड फाउंड दैट देयर इज 25% chances of decrease in share price to rupees 19 in coming 2 months. Calculate revised consideration. In continuation to example above, ऊपर वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए एक्स लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड के पास गया और बोला अगर मार्केट प्राइस आपके शेयर की 2 महीनों में डिक्रीज हो जाती है तो आपको मुझे और कैश देना पड़ेगा। तो ए लिमिटेड के वैल्यूअर ने ये पाया कि 25% चांस है कि मार्केट प्राइस ऑफ ए लिमिटेड जो है वो 19 पर आ जाएगी इन कमिंग 2 मंथ्स। इसके 25% का चांस है। रिवाइज्ड कंसिडरेशन कैलकुलेट करो। बताओ व्हाट कैन यू अज्यूम, क्या कंसिडरेशन और देनी पड़ेगी? सर 3,80,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे क्या? 13,80,000 रॉन्ग आंसर। सर ये बोल रही है 3,80,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्या? कितना मेरा एक्स्ट्रा? भी यही आया 380, मेरा भी यही आया है। उसका 1380 आया, आपका 380 आया है। नहीं, उसका भी 380 आया, वो 380 बोली है। सर 380 बोला था मैंने भी। चलो 380 बोला तो भी गलत है। ओके। क्या कैसे कैलकुलेट किया शिवानी? सर मैंने ना 80,000 वो जो शेयर्स थे ना उसको 19 से इंटू किया क्योंकि डिक्रीज हो गई है ठीक है, मतलब तक, और 25% का चांस था तो 0.25 कर दिया। थोड़ा सा गलत कर दिया बस। कहाँ गलत हो सकता है ऑटोमेटिक समझ सकते हो, एक बार रिवाइज कैलकुलेशन करो। तब तक बाकी लोग बताओ। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कुछ नहीं लिखा डिक्रीज इन शेयर प्राइस, हाँ डिक्रीज इन शेयर प्राइस हो रहा है, हो रहा है, इसीलिए तो कैलकुलेट करना है। 5 लाख। नो, 109080। क्या किया खुश? आई थिंक राइट तरफ पहुंच रहे हो। सर 6 का डिफरेंस आ रहा है 25 और 19 में, तो थोड़ा सा उस आपने कुछ गलत कर दिया, बाकी एकदम राइट है आपका। डी से कौन राउंड आया? ऑफ दिव्या, आई थिंक दिव्या इज राइट। खुश आप भी राइट हैं, थोड़ी सी गलती कर दी बस एक। बोल सही रहे हो एकदम, बोलो। 1,20,000। देखो 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 6 रुपए, चांसेस 25 रुपए से 19 रुपए पे आने हैं। आपको एक्स्ट्रा कैश कितना देना पड़ेगा? सर 6 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 25% चांस है। खुश आपने गलती क्या करी? मल्टीप्लाइड बाई 0.090 भी कर दिया, नहीं ये तो होगा। ये तो 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना, 2 महीने की बात चल रही है यहाँ पे तो केवल।
यहाँ पे तो केवल 2 महीने की बात चल रही है, तो आप उसकी डिस्काउंटिंग नहीं कर सकते 2 महीने की, इसलिए छोड़ दो। सर क्लियर है? सर ये 1 लाख मोनिका वापस बोलो। ये 1,20,000 अपन को 28,83,600 से माइनस करना है। मोनिका क्योंकि मैसेज कर दो प्लीज। ओके सर। क्लियर है शिवानी? सर अपन ने 2 महीने की डिस्काउंटिंग क्यों नहीं की यहाँ पे? 2 महीने की डिस्काउंटिंग नहीं हो सकती ना यार। कर तो सकते हैं लेकिन। निकालो 2 महीने का डिस्काउंट फैक्टर। आप 0.909 को 12 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ वो है, लेकिन मतलब 2 महीने निकालो तो कैलकुलेशन, नहीं कैलकुलेट करो। अब वो कॉम्प्लेक्स होगा सर बहुत। इसीलिए डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 साल का ही निकलेगा। तो हाँ, पूरी अकाउंट्स ना, आपने अब तक जितने भी सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स पढ़े, पूरी अकाउंट्स 1 साल की डिस्काउंटिंग करती है। 2 महीने की डिस्काउंटिंग सिर्फ एक जगह होती है, जब आपने आई गेस फ्यूचर डेरिवेटिव वैल्यू। पढ़े होंगे और उसमें ई की पावर करके जो आता है ना, बस वहीं पर एक 2 महीने वाली डिस्काउंटिंग देखी होगी आपने आई गेस। उसके अलावा कहीं भी डिस्काउंटिंग नहीं होती महीनों वाली। कंपाउंडिंग वाला केस। कंपाउंडिंग वाला जो केस है, बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने सिर्फ वहां पे देखा होगा, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं देखा आपने 2 महीने की डिस्काउंटिंग। अकाउंटिंग पूरी 1 साल की डिस्काउंटिंग पे चलती है। अज्यूम करते हैं कि आज और 2 महीने बाद की प्राइसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, तो इसलिए 2 महीने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज नहीं किया। इफ यू कैन कैलकुलेट 2 महीने का डिस्काउंटिंग फैक्टर तो मैं यूज कर दूंगा, बट एग्जाम पर्पज से भी आपको सिर्फ 1 साल की डिस्काउंटिंग ही करके आनी है, 6 महीने की भी डिस्काउंटिंग नहीं करनी है इवन। ओके, सिद्धार्थ का एक बार दोबारा समझाना, और मोनिका का है, फिर इसे ऐड करेंगे या लेस करेंगे, बताओ क्या करेंगे मोनिका? सर एडिशन हो लेस जाएगा। करेंगे। डेफिनेटली एडिशन है। लेस करेंगे ना, डिक्रीज ऐड हो रहा है करेंगे, पैसा। हाँ पेमेंट करेंगे कैलकुलेट। ना, तो पहले वाली कंसिडरेशन में इसको और ऐड कर देंगे, ये भी देंगे। टोटल कंसिडरेशन निकाला है, आज दिया या 1 महीने बाद दिया, 2 महीने बाद दिया, 5 महीने बाद दिया, वो बात अलग है। आज के दिन टोटल कंसिडरेशन निकाल देना है आपको, क्योंकि तो आज के सर दिन बाकी कैलकुलेशंस भी तो करनी है। प्राइस तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो फिर अपन को कम पे करना पड़ेगा। हाँ, तो प्राइस डिक्रीज अगर नहीं होती है तो मत देना, बट आज के दिन रिकॉर्ड तो करेंगे ना। देयर इज चांसेस ऑफ 25%, इसीलिए तो 25%। हो सकता है 100% 19 रुपीज ही हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर 1,20,000 देके थोड़ी छोड़ दोगे, ज्यादा भी देने पड़ेंगे। हो सकता है 22 रुपये हो जाए, और हो सकता है 28 रुपये चली जाए। 22 रुपये गए तो 80,000 इंटू 3, 2,40,000 देने पड़ेंगे। बुक तो 1,20,000 ही की है, बट आज के जो चांसेस हैं उस चांसेस के बेसिस पर ही तो होता है बुकिंग। कंटिजेंट है ना, जितने चांसेस उतनी बुकिंग। ये सिर्फ कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करने के लिए निकाला है। इट डजेंट मीन कि आज ही आपको देना है। आज आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, सो दैट आपकी आगे की कैलकुलेशंस भी हो जाए। कम या ज्यादा होना, आगे प्रॉफिट और लॉस बुक हो जाएगा जब भी पे आउट होगा। क्लियर? ओके सर मतलब सिद्धार्थ, अगर चांसेस 25 से 28 भी हो जाता है अगर मार्केट प्राइस, तो कुछ नहीं देना उसको। ऐसे कैसे? कैसे दोगे? क्या लिखा है क्वेश्चन को पढ़ो। एक्स एक्स लिमिटेड जब लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास गया तो उसने सिर्फ इतना बोला कि अगर मार्केट प्राइस कम हो जाती है तो मुझे और देना, बढ़ हाँ जाती है तो ना हम उससे ले सकते हैं ना वो हाँ हमको दे सकता है, बट कम हो जाती है तो हमको उसको देना पड़ेगा, और कम होने के चांसेस सिर्फ 25% है। हाँ यहां तो इवन और भी डाला जा सकता है अगर आप करना चाहो तो, कि 25% चांसेस है 19 रुपए पे जाने के, 50% चांसेस है 22 रुपए पे जाने के, तो फिर आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। हाँ
ओके सर। सिद्धार्थ क्लियर है या वापस समझाना है कुछ? सर ये जो जो भी मतलब है, ये तो डिसाइड तो जब ही हो जाता होगा ना, जब ये परचेज कंसिडरेशन फिक्स होता होगा। बाद में तो हाँ, ये नहीं कर सकते ना नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स जिस में। दिन परचेज कंसिडरेशन बन रहा है, जिस दिन एग्रीमेंट बन रहा है, उस दिन डिसाइडेड होता है कि मुझे ये लेना है। और उस दिन डिसाइड हो जाता है कि अगर मार्केट प्राइस कम हुई तो आपको देने पड़ेंगे, तो उस दिन वैल्यूअर बैठ करके और ये भी निकाल देता है कि मार्केट वैल्यू कम होने के कितने चांसेस हैं और कितने नहीं है। फिर उसके बेसिस पर अकाउंटिंग हो जाती है। हो सकता है 2 महीने बाद ना हो तो नहीं देंगे कंसिडरेशन, रिवर्स हो जाएगी वापस। बट आज के दिन चांसेस तो है। इसको ना कंटिजेंट कंसिडरेशन के नाम से देख सकते हैं ना, क्योंकि ये चांसेस पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, हमने लिखा ना ऊपर, कंटिजेंट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन। देखो ना, ये रहा लास्ट वाला, इन द फॉर्म ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन एट प्रेजेंट वैल्यू। अब दिस इज सर कंटिजेंट। यहाँ पे आपने प्रेजेंट वैल्यू पे लिखा है। अब वही चीज अगर जैसे यहाँ पे 2 महीना ना होके 1 साल बाद होता तो फिर। करते, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते, मल्टीप्लाई बाय 0.909 होता। ओके, ठीक है सर। बिल्कुल होता। 1 साल के कम की डिस्काउंटिंग हम कर नहीं सकते, इसलिए हमने डिस्काउंटिंग नहीं करी यहाँ पे, इसलिए हमने प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली यहाँ पे। अगर 1 साल होता तो हम प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर के आते। बिल्कुल सही है मोनिका। सर ये कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर है, तो ये इक्विटी शेयर अपनी कंपनी के है ना जो अक्वायर कर रही है। बिल्कुल, हम उस कंपनी के 70% शेयर परचेज करने के लिए अपनी कंपनी से 5,000 शेयर भी इशू कर सकते हैं, जो भी इशू करना है। जैसे यहाँ पे ए लिमिटेड ने किया ना, 80,000 इक्विटी शेयर इशू किए। सर तो अपने एग्जांपल में अपने 80,000 शेयर इशू किए थे या अपने थे? वापस अपने एग्जांपल में। अपने एग्जांपल में अपन ने 80,000 शेयर जो इशू किए थे अपने थे ना, 25 हाँ वाले। बिल्कुल, ए लिमिटेड के कंसिडरेशन जो पे करेगा वही शेयर भी इशू करेगा ना। हाँ हो लेकिन सकता ये है कि 80,000 शेयर देकर के आप उस सामने वाली कंपनी के 1 लाख शेयर परचेज कर रहे हो, 5 लाख कर रहे हो, वो तो जितने उस कंपनी के होंगे अकॉर्डिंगली। नहीं, लेकिन ये जो डिफरेंस है 25 का और 19 का, तो ये हाँ 19 वाले जो शेयर है ये ए लिमिटेड के हैं, बिल्कुल। लेकिन 25 वाले तो एक्स लिमिटेड के हुए। वापस 25 वाले जो शेयर है एफएमवी वाले, जिनकी एफएमवी 25 है पहले के केस में, वो तो हाँ, एक्स लिमिटेड के हुए ना। नहीं, ए लिमिटेड के हैं। तो सर कंसिडरेशन ये कौन पे कर रहा है, ए लिमिटेड या एक्स लिमिटेड? एक्स लिमिटेड पे कर रही है। एक्स क्यों कर रही है? क्वेश्चन पढ़ो। ऑन अच्छा फर्स्ट सॉरी। जून ए हाँ सर लिमिटेड समझ आ एक्वायर्ड गया, आ ऑल गया, द, ए लिमिटेड ने सारे एसेट और लाइबिलिटी एक्वायर किए तो वही कंसिडरेशन देगा। नहीं समझिए सर, मैंने थोड़ा गलत गलत लिख दिया था। कोई बात नहीं। ठीक है सर। और किसी को कुछ डाउट है कंसिडरेशन में? देखो, ये साथ नहीं छोड़ेगी कंसिडरेशन। अब आपका यहाँ शुरू हुई है आज, आज से लेकर के जिस दिन कंसोलिडेशन खत्म होगा ना उस दिन तक साथ रहेगी। तो कोई भी डाउट है तो पूछ लो। और कंसिडरेशन उस दिन भी खत्म नहीं होगी, पेपर में भी आपसे पूछी जाएगी, तो वहां तक का सोच करके पूछो। एनी डाउट इन कंसिडरेशन? चलो नो आगे। सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से देखना, घर पे रिपीट करना, फिर कोई डाउट आएगा फिर पूछना, कोई इशू नहीं है। ये तो हमारा हुआ कंसिडरेशन का कैलकुलेशन। अभी हमने देखा ए लिमिटेड ने सारी एसेट और लाइबिलिटी परचेज करी और बदले में 30 लाख समथिंग रुपीज जो बन रहे थे वो उसको सामने वाली कंपनी को पे किए। हो सकता है ए लिमिटेड ने जो एसेट और लाइबिलिटी एक्वायर की है वो सारी एसेट और लाइबिलिटी की मार्केट वैल्यू, वो सारी एसेट और लाइबिलिटी की मार्केट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए हो। ठीक है, वो 25 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू हो सकती है और बदले में हमने क्या दिया उसको? 30 लाख समथिंग। मतलब हमने कम की चीज ज्यादा में परचेज करी है। क्यों करी है? गुडविल। हमने कम की चीज ज्यादा में क्यों परचेज करी?
क्योंकि कंपनी की गुडविल थी, उसने गुडविल का पैसा मांग लिया। और यही चीज इन केस ऐसा होता कि उसकी एसेट और लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यू होती 40 लाख रुपए और हमने 30 लाख रुपए दिए हैं केवल, तो फिर प्रॉफिट होता ना, गेन। तो प्रॉफिट होता। उस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? आप मार्केट में जाते हो मम्मी के साथ में, मम्मी 1000 रुपए की साड़ी को 800 रुपए में लेके आती है, मम्मी ने क्या किया? प्रॉफिट ऑन बार्गेनिंग ऑफ परचेज। बार्गेन, मम्मी ने बार्गेनिंग की। सेम चीज यहाँ पे, हम भी 40 लाख रुपए की कंपनी को 30 लाख में खरीद रहे हैं, हमने भी क्या की? बार्गेनिंग। तो ये होता है बार्गेन परचेज। और अगर हमने वही 25 लाख रुपए की चीज को 30 लाख में लिया होता, तो जैसे हम लोग कई बार किसी बड़ी शॉप पर जाकर के, किसी रेप्यूटेड शॉप पर जाकर के, जो चीज मार्केट में 100 रुपए की मिल रही होती है, वो अगर वहां 110 की भी मिल रही है तो हम ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी की, उस शॉप की गुडविल उसके साथ जुड़ी हुई होती है और हमें भी भरोसा होता है। सेम चीज यहाँ पे, हमने 25 लाख रुपए की चीज को 30 लाख में क्यों लिया? क्योंकि हम उसको उसकी गुडविल का पैसा भी देके आए। और सेम चीज अगर रिवर्स हो, हमने 40 लाख रुपए की चीज 30 लाख में खरीद ली, तो मतलब हम क्या करके आए? बार्गेन परचेज करके लाए। तो अगला स्टेप लिख लो, अगली कैलकुलेशन लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक बार्गेन परचेज कैसे निकाली जाएगी? नेट एसेट ऑफ टी कंपनी, ये कैसे निकाली जाती है? फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। सर यहाँ पे नेट एसेट क्यों लिखा है? यहाँ पे नेटवर्थ भी तो लिख सकते हैं। क्या वर्ड लिख सकते हैं? नेटवर्थ नहीं, नेट नेटवर्थ वर्थ भी लिख सकते हैं। नहीं, नहीं नहीं क्योंकि नहीं उसमें सर, शेयर कैपिटल वगैरह आ 30 जाएगा। शेयर। हाँ, वो तो उसका एडिशन हो रहा है। ठीक है सर, कोई नहीं। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना लो इसके ऊपर। है आप लोगों के पास एक लाइन? कंसिडरेशन पेड, जितना आपने कंसिडरेशन पे किया है वो अमाउंट प्लस करके यहां पे एक लाइन छोड़ देना और फिर लेस कर देना, माइनस नेट एसेट ऑफ टी कंपनी। ये प्लस करके एक लाइन छोड़ देना, ठीक है, एक बार के लिए। इफ पॉजिटिव क्या होगा? इफ गेन। नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव है तो गुडविल और नेगेटिव है तो बार्गेनिंग परचेज। क्लियर सबको? 30 रुपए की चीज, 30 रुपए में 40 रुपए की चीज ले आए, 30 माइनस 40 नेगेटिव आया, बार्गेन परचेज। 30 रुपए में 25 रुपए की चीज लेके आए, 30 - 25 पॉजिटिव आया, गुडविल। ठीक है, यहां प्लस करके मैंने एक लाइन छुड़वाई है, उस लाइन को कल फिल करेंगे। चलो बता देता हूं, अभी तो 5 मिनट तो है ऑलमोस्ट, ऐसा आई एम गेटिंग लेट टुडे। देखो, एक बात बताओ, आपने नेट एसेट ऑफ टारगेट कंपनी जो निकाला है वो कितना निकाला है? कंपनी की बैलेंस शीट बनी हुई है आपके सामने, आपने नेट एसेट निकालनी है, कैसे निकालोगे?
एसेट साइड का टोटल माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज करी, जैसा कि लिखा हुआ है, वो निकल के आ गई नेट एसेट। ये नेट एसेट तो क्या सर बैलेंस रिप्रेजेंट कर शीट, रही है? सर बैलेंस शीट वैल्यू तो लेते नहीं है ना, उसमें तो फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ होती है, वो तो बैलेंस बुक शीट में वैल्यू फेयर होती है। वैल्यू डाल दो बस, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अच्छा अच्छा ठीक। एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने क्या कैलकुलेट किया उससे? आपने जो नेट एसेट कैलकुलेट की वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि जिसको वो परचेज कंपनी करना की है वैल्यू उसकी नेट वैल्यू इतनी है। नेट नहीं, आप बहुत ज्यादा थ्योरी कंपनी पे की चले वैल्यू गए। निकल रही है, कंपनी की वैल्यू निकल रही है और कंपनी की वैल्यू निकल रही है। कंपनी की मतलब पूरी कंपनी की, हाँ कंपनी की, पूरी हाँ कंपनी की। 100% कंपनी की निकल रही है। हमारा केस क्या है? व्हेन टारगेट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब हो सकता है 100% शेयर परचेज कर लियो और हो सकता है 100 से कम शेयर परचेज की हो। हाँ यस और नो? यस अगर सर। 70% भी आपने शेयर परचेज किए हैं, और सपोज आपने 70% ही शेयर परचेज किए हैं, तो भी आपकी नेट असेट तो कितनी निकली? 100% की। पर उसको सर 70% में लाएंगे क्या? आप उसको लाने 70 पर आपने कंसिडरेशन पे किया फॉर 70%, आपने नेट असेट निकाली 100% के लिए, क्या ये सही है? नहीं है, 70% में से 100% को लेस करना, तो क्या नहीं किया सही जाए? है। तो नेट एसेट को भी 70% करा जाए। गलत। आप गुडविल नेट का असेट को रिकॉर्ड 70% नहीं बनाना। कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते ना कि इस प्लांट में 70% पार्ट मेरा है, तो मैं इस अच्छा प्लांट का 70% बेच रहा हूं। इस लगे हुए एसी में 70% पार्ट मेरा है, मैं कंप्रेसर बेच रहा हूं इसका, बाकी तू रख। नहीं है ना ऐसा पॉसिबल। देखो, आपने 70% परचेज कर लिया, आपने कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया, मतलब आप उसके एसेट लायबिलिटी सब पर आपका कंट्रोल है, आप उनको बेच सकते हो चाहो तो। अब आप उस एसी को 70% कैसे बेचोगे? वो क्या बोलेगा सामने वाला? वो बोलेगा कि तेरा 70% है ना, 70% एसेट बेच दे। आप उस एसी में से 70% कैसे बेचोगे? नहीं बेच तो सकते सर ना। 100% पे करेंगे फिर। क्या? फिर तो फिर 100% पे करेंगे ना, नहीं ऑप्शन ही नहीं है। नहीं या नहीं फिर ऐसा होगा कि सेग्रीगेट कर देंगे कि इतना वैल्यू का नहीं एसेट अलग कर नहीं दिए। नहीं नहीं नहीं। सुनो, आप उसमें से आप असेट्स को लाइबिलिटीज को 70% तो नहीं कर सकते, मतलब आप उनको तो लेस नहीं कर सकते। तो आप यहां पर एक चीज ऐड कर सकते हो, जो मैंने लाइन छुड़वाई, उसको बोला जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई। ऐसा इंटरेस्ट जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उस 30% पार्ट पर आपका कंट्रोल है कुछ? नहीं। नहीं है। नहीं है। उस कंट्रोल को बोला जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जहां आपका कंट्रोल नहीं है। एनसीआई पूरे बिजनेस कॉम्बिनेशन से लेकर के कंसोलिडेशन तक अब ये वर्ड एनसीआई के नाम से जाना जाएगा, तो आप एनसीआई भी लिख लो साथ में। इवन पेपर में भी एनसीआई आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला जाता था, हाँ सुना है। है ना? मतलब आपने 70% की कंसिडरेशन दी, 30% की वैल्यू निकाली, और उसको 100% असेट में से लेस कर दिया। अब सही हो रहा है? ये सब परफेक्ट सही हो रहा है। अब सही हो रहा है? सबको सबको सही लग रहा है? अब किसी को भी गलत लग रहा हो? सर ठीक है। बेसिकली 100% कंसिडरेशन में से अपन ने 100% एसेट माइनस कर दी। थोड़ा सा एक बार या तो लाउडली बोलो खुश। सर बेसिकली अपन ने पहले 100% एसेट निकाली एनसीआई को ऐड करके, फिर लेस कर दिया अपन ने जो 100% नेट एसेट है। देखो, असेट्स तो 100% की निकलेगी, आप उसको तो बांट ही नहीं सकते। अभी बताया ना मैंने, आप एसी में से 70% पार्ट नहीं बेच सकते, तो असेट्स तो 100% की निकलेगी। बात इतनी सी आती है कि अब आप कंसिडरेशन को कैसे बढ़ाओ। तो कंसिडरेशन को आप नहीं बढ़ाना चाहोगे, नेट एसेट को वो सामने वाली कंपनी कंपनी करने देगी। वो बोलेगी तेरी हिम्मत है तो बेच ले 70% एसी को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केट में 70% एसी बेच नहीं सकते, और आप कंसिडरेशन बढ़ाओगे नहीं 100% के लिए। तो फिर क्या निकाला जाए? तो एक बीच का रास्ता निकाला गया, बोले जिन लोगों पर कंट्रोल नहीं है ना, उनकी वैल्यू भी ऐड कर दो, ताकि ऊपर वाले दोनों 100% हो गए,
नेट असेट 100% हो गई, अब लेस कर लो और गुडविल निकाल लो। सर हाँ सर जैसे कि आपने बताया कि अभी नॉन कंट्रोलेबल जब ही लगता है जब हम पार्टली खरीद रहे हैं, मतलब कि हाँ 100 से कम। तो हाँ, सर हमेशा क्वेश्चन में ऐसा होगा कि वो नॉन कंट्रोलेबल देगा जब वो दोनों पार्टली का क्वेश्चन है? दोनों दोनों आएंगे, अभी आगे करेंगे हम लोग। अभी आगे केस बनेंगे जब 100% शेयर परचेज किए, जब लेस देन 100% शेयर किए परचेज, आगे केस ओके बनेंगे। सर। हाँ, तो सर अब जैसे सर ये जरूरी 50% वाला जैसे नहीं करा तो वो जो उससे कम होता है तो वो कहाँ जाएगा मतलब? मतलब आपने 40% शेयर परचेज किया ऐसा, हाँ हाँ। फिर तो कंट्रोल आया नहीं ना, ये सब झमेला करना ही क्यों है? तो वो कहीं तो कवर होगा ना सर? कहीं नहीं होगा, तो वो नहीं करना ही करेगा? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट है आपका केवल, ओके सर। वो तो आपका इन्वेस्टमेंट है केवल। यहां तो शुरू ही तब होगा जब 50 से ज्यादा पे जाओगे। ठीक है, तो मतलब यहां नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। अब इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, ये कल अगले स्टेप में पढ़ेंगे। सर मतलब 50 वाला भी वो जैसे 50% किया है तो भी नहीं वो होगा, इन्वेस्टमेंट में ट्रीट जाएगा, नहीं होगा। और 50 से ज्यादा होगा तो इसमें आएगा? बिल्कुल, 50 हुआ तब भी नहीं होगा, मोर देन 50 होगा तभी यहां पे आएगा। और आप ये मान के चलो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उससे एक स्टेप बढ़ जाता है ना, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है तो मार्क्स देने का मजा आता है। तो आप ये मान के चलो कि एग्जाम में भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आएगा, पूछा जाएगा, आपको उसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, वरना इजी हो जाएगी ना कैलकुलेशन, 100 लो 100 दो सब कुछ, वो मजा नहीं आएगा इतना। इसलिए आप ये मान के चलो कि क्वेश्चन 95% चांसेस जो है वो है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन में। सर आप जो अगला क्वेश्चन कराओ ना तो वो सर उसमें मतलब ऐसे बता देना कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, मतलब आंसर ऊपर जैसे लाइन लिखनी होती है ना देखो, तो। ऐसा है सीन की अभी तो ना स्टेप वाइज मैं क्वेश्चन कर, मतलब आपको स्टेप लिखवा रहा हूं, तो क्वेश्चन भी एग्जांपल भी जो होंगे ना वो स्टेप वाइज आएंगे। जब हम कंप्लीट क्वेश्चन हाँ। करेंगे तो मैं उसको कंप्लीटली आपको लिखवा दूंगा कि आपको ऐसे ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन को पेपर में प्रेजेंट करना है आपको। ओके सर। ठीक है ना, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब सारे स्टेप कवर हो जाएंगे तब हम उस स्टेप पे पहुंचेंगे ना, तब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहुंचेंगे। अभी तो हम छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे पर्टिकुलर स्टेप वाइज। क्लियर है सबको? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेज। यस सर। चलो, रिपीट करना घर जाके, रिपीट नहीं किया कल दिमाग से निकल जाएगा। सारे स्टेप जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आप देखो पहले स्टेप में आपने कंसिडरेशन पे करी, वो दूसरे में काम आ गई। अब दूसरे में आपने नेट एसेट कैलकुलेट की ना, वो तीसरे स्टेप में काम आएगी। तो इसलिए कह रहा हूं कैलकुलेट करो, रिवाइज करो, ये सब कल वापस कैलकुलेशन में काम आएंगे, इसलिए घर जाके रिवाइज करना भूलना मत। बाकी के 2 स्कैनर आपको दिए हैं, उनके क्वेश्चंस करो, ट्राई टू सॉल्व, नहीं होते हैं इजीली, छोटे से कहीं एक जगह पिंच पॉइंट हो रहे हो, डाउट क्लियर कर लो, ज्यादा बड़ा डाउट है लिख करके रखो, नेक्स्ट डाउट सेशन जो भी होगा इन दोनों चैप्टर्स का उसमें कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर डे।